आज के इस तीसरे एपिसोड में हम लोग गांधी जी के स्वराज संबंधी चिंतन पर बातचीत करेंगे। पाठक पूछता है कि आपने जो हिंदुस्तान के माहौल के बारे में बातचीत किया, कांग्रेस के योगदान के बारे में बताया, फिर बंग भंग से उपजे असंतोष और अशांति की भी चर्चा की, लेकिन बताइए कि इससे स्वराज मिलेगा कैसे। संपादक प्रत्युत्तर में थोड़ा धैर्य रखने की सलाह देते हैं, कहते हैं कि हम इस सवाल पर आएंगे। और एक सवाल फिर पाठक से ही संपादक पूछता है कि आप बताइए कि स्वराज से आपका आशय क्या है, आप किस तरह का स्वराज चाहते हैं। पाठक कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, अंग्रेज चले जाएं और हमें स्वराज हमारा मिल जाए। गांधी जी कहते हैं कि यह नहीं, कि आप अंग्रेज़ों को पहले बताइए कि क्यों भगाना चाहते हैं, क्या समस्या है उनसे। पाठक कहता है कि यह तो बहुत जानी समझी सी बात है, अंग्रेज़ हमारा धन विदेश ले जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर अंग्रेज़ों की ही नियुक्ति होती है, हमसे वो भेदभाव करते हैं, उनके रहने से हम स्वराज का तो कोई मतलब ही नहीं समझ सकते। संपादक प्रत्युत्तर में एक सवाल करता है कि आप यह बताइए कि यदि अंग्रेज ऐसा न करें तो फिर उनसे आपको क्या समस्या हो सकती है। पाठक काफ़ी झल्लाता है, कहता है कि आप बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं, बाघ अपना स्वभाव कभी छोड़ सकता है क्या। अंग्रेज़ यहाँ रहेंगे तो वो ऐसा ही करेंगे, ऐसा वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, इस तरह की बातें करके आप मुझे भरमाइए मत, अंग्रेज़ों को तो यहाँ से जाना ही होगा। गांधी जी यहीं पर स्वराज का एक वास्तविक अर्थ सा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, अंग्रेज चले जाएं यह वास्तविक स्वराज नहीं होगा। बल्कि वो बताते हैं कि सब अंग्रेज बुरे नहीं होते। वो फिर से उदाहरण देते हैं कि आप ह्यूम को, बेडनबर्न को कैसे बुरे अंग्रेज कह सकते हैं। यहाँ हमें यह भी देखना होगा कि अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी काफ़ी अंग्रेज़ों के संपर्क में थे और पोलाक जैसे मित्र उनके थे। और अच्छे अंग्रेज, बुरे अंग्रेज, इस तरह की यदि शब्दावली में बात ना भी करें तो भी एक अंग्रेज़ों का एक बड़ा हिस्सा गांधी जी से प्रभावित था और उनकी बातचीत में, उनके प्रयोगों में शामिल होने लग गया था। तो गांधी जी कहते हैं कि आप समूचे अंग्रेज प्रजा को बुरा नहीं कह सकते। बात दरअसल स्वराज की दूसरी है। वो कहते हैं कि आप यह तो चाहते, मान लीजिए अंग्रेज यहाँ से चले गए, तब आप क्या करेंगे। पाठक कहता है कि हम उनके बनाए संविधान को जारी रखेंगे, उन्होंने तो सेना बनाई ही है, अपना नियम बनाया ही है, वो सारा जालो जलाहत जो उनके पास है उसका उपयोग हम कर लेंगे। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि आप बाघ नहीं चाहते, लेकिन बाघ का स्वभाव चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, लेकिन अंग्रेजियत यहाँ बची रहे। और जब इसी किस्म की बात होगी तो यह सच्चा स्वराज कैसे होगा। आप इस सभ्यता के बारे में जो अंग्रेजियत के नाम से जो हमारे बीच छाई हुई है, आप इसकी तो कोई बातचीत कर नहीं रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और उनकी सब कुछ जो योजनाएं हैं, जो उनकी कार्य पद्धति है, वह सब हम अपने देश में लागू रखेंगे। कहते हाँ, यही एक बात है, सिर्फ अंग्रेज चले जाएं, बाकी मिल और स्पेंसर के विचार हैं, उनके द्वारा ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वह दुनिया के सारे पार्लियामेंट की माता है, उनकी शासन व्यवस्था इतनी अच्छी है, ये सब कुछ हम क्यों नहीं, वो अपने देश में किसी को घुसने नहीं देते, दूसरे देश उनका दबदबा मानते हैं, हम क्यों नहीं वैसा देश बनाना चाहते हैं, हम भी अपने देश को वैसा ही बनाना चाहते हैं। यहाँ पर गांधी जी पाठक से डिफ़र करते हैं। यहाँ जो मिल और स्पेंसर का सवाल है, इससे एक नया संदर्भ दिखता है कि मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का जिक्र है और स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये दो नाम पाठक के द्वारा गांधी जी ने कहलवाए हैं। ये दोनों विचारक 19वीं 20वीं सदी के बड़े महत्वपूर्ण विचारक और लोकप्रिय विचारक के तौर पर जाने जाते हैं। खासकर स्पेंसर को हम लोग मानते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से डार्विन का एक विकासवाद का सिद्धांत है
वैसे ही सामाजिक अवयवीकरण के सिद्धांतकार के तौर पर स्पेंसर को मान्यता प्राप्त है। और उन्होंने समाज को जिस तरह से सरलता से जटिलता की ओर जाता है, बाद में जिस पर कि मार्क्सवाद का एक विकास हम देखते हैं मार्क्स के कथनों में और उनके विचारों में, तो हर्बर्ट स्पेंसर काफ़ी एक अराज्यवादी और व्यक्तिवाद के समर्थक और विपुल लेखन के लिए जाने जाने वाले, मतलब स्पेंसर का लेखन अपने समय के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लेखकों के तौर पर उनका जिक्र होता है। और बहुत सारा कुछ लिखा उन्होंने, दर्शन शास्त्र की किताबें लिखी, समाजशास्त्र की किताबें लिखी, और एक तरह से उनको स्वनियोजित दार्शनिक कहा जाता है। और उनके बारे में यह भी है कि जिसका अलग संदर्भ में गांधी जी अगले अध्याय में जिक्र भी करते हैं, सभ्यता के दोष गिनाते हुए, कि स्पेंसर बहुत पढ़ने में नहीं लेकिन बहुत लिखने में ज़्यादा यकीन करते थे। उनका मानना था कि अपने जो हमसे असहमत हैं उनकी किताब पढ़ करके मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं। और खूब सारा विपुल लेखन उन्होंने किया स्पेंसर ने। और जेम्स मिल के बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने उपयोगितावाद का एक बड़ा सिद्धांत दिया और आर्थिक क्षेत्र में उसकी कई व्याख्याएं 19वीं 20वीं सदी में प्रचलित थी। तो गांधी जी इन दो विचारकों का पाठक के मुंह से कहलवाते हैं कि हमारे पास मिल और स्पेंसर जैसे विचारक उनके यहाँ हैं, तो क्यों नहीं हम उनसे सीखेंगे। और पार्लियामेंट जो समूचे दुनिया के पार्लियामेंट की माता है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट, तो वह भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम तो बिल्कुल वैसा ही विधान बनाना चाहते हैं। तो गांधी जी उस पर मतलब संपादक के तौर पर काफ़ी आक्रामक तरीके से उसका विरोध करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह जो आपने चित्र खींचा है कि उनके पास जो यह पार्लियामेंट की शक्ति है और जो उनके अपने विचारक हैं, यह बात बिल्कुल अंग्रेजी प्रजा को गर्त में ले जा रही है। और ठीक से यदि आप देखें तो आपको वहाँ की प्रजा पर दया आएगी। और वह कहते हैं कि जिन चीज़ों को आप उनकी शान और शौकत समझते हैं, दरअसल ये उनके रोग हैं। और वह यह भी आशा जताते हैं कि इसमें अंग्रेज प्रजा का उतना ज़्यादा दोष नहीं है, बल्कि यह दोष वो जिस तरह की सभ्यता में फंसे हुए हैं, यह उनका दोष है। और एक न एक दिन यह प्रजा उससे निकल भी सकती है अपनी ताकत से। यहाँ एक बड़ा अजीब सा मतलब मामला है कि जब हम भारत के नवजागरण को देखते हैं तो लगभग जो पाठक की जो मान्यता है 1909 में, वह लगभग भारतीय नवजागरण की भी मान्यता है। नवजागरण में हम लोगों ने चाहे जितने धर्म सुधार किए हों, समाज सुधार किए हों, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि उसमें पूरा का पूरा भारतीय मानस, खासकर मध्यवर्गीय मानस, अंग्रेजी श्रेष्ठता को स्वीकार कर चुका था और यह मानता था कि हम यदि अंग्रेज़ों से हार गए हैं या अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं तो वह इसलिए कि अंग्रेज हमसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ हैं। उनका ज्ञान विज्ञान हमसे श्रेष्ठ है, उनकी युद्ध नीति हमसे श्रेष्ठ है, उनके शासन करने का तरीका हमसे श्रेष्ठ है। और यदि हम उनसे लड़ना चाहते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें उनकी तरह ही बनना होगा। यह लगभग नवजागरण की एक ध्वनि थी। और गांधी जी यहीं पर लगभग उस पूरे निष्कर्ष को उलटते हुए जैसे दिखाई देते हैं और एक नए किस्म की एक बात करते हुए कहते हैं कि यह तो एक दयनीय स्थिति है अंग्रेज़ों की खुद, जिन चीज़ों पर वह गर्व कर रहे हैं, जिन विचारकों पर गर्व कर रहे हैं और जिस पार्लियामेंट पर गर्व कर रहे हैं। गांधी जी लगभग उस पूरे गर्वोक्ति को बहुत मजबूती के साथ उसको ध्वस्त करने की तरफ बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जब जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम जैसे शिफ्ट कर रहे हैं। एक बातचीत की शुरुआत, हिंद स्वराज की शुरुआत उन्होंने अखबार के संपादक के तौर पर की थी और यहाँ अब धीरे धीरे वह जो जवाब देने वाला संपादक है वह एक दूसरी भूमिका में आता हुआ दिखता है। वह कहता है, वह इसका एक छोटा सा संकेत मिलता है हमको जब वो पार्लियामेंट की बात कर रहे होते हैं, तब एक बार फिर से वो अखबार की बात करते हैं। वह कहते हैं कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट, जिसको आप दुनिया भर के पार्लियामेंट की माता कह रहे हैं,
गांधी जी उसके लिए बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि वो बांझ और वेश्या है। बांझ इस अर्थ में है कि वह कुछ भी नया पैदा नहीं कर सकती, और वेश्या इस अर्थ में है कि हर 5 साल के बाद, उस समय 7 साल का चुनाव होता था, हर 7 साल के बाद उसका वह मालिक बदल जाता है, उसकी निष्ठा बदल जाती है, संसद की निष्ठा बदल जाती है। वो बगैर कहते हैं कि लोग तो, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और लोग भी इस भरोसे पे जाते हैं कि हम जनता का कुछ कल्याण करेंगे, वह कोई तनख्वाह नहीं लेते। लेकिन फिर वह कहते हैं कि लेकिन वहाँ जाते ही उसकी सारी निष्ठा जनता से परिवर्तित होकर के अपने दल के प्रति हो जाती है। हैरत की बात है कि 1909 में यह सारी बातें वो संसद के बारे में लिख रहे होते हैं, लेकिन यह बातें लगभग संसदीय प्रणाली की राज्य व्यवस्था में कमोबेश आज भी वैसी ही है। गांधी जी कहते हैं कि उस पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री घूस लेता हुआ नहीं दिखता है, सीधे सीधे जैसे किरानी लेता हुआ दिखता है, इसीलिए वह ईमानदार माना जाता है। जबकि वह कहते हैं कि उसके पास लाइसेंस देने के, वसीले देने के कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे वह तमाम बड़े बड़े घूस लेता है। वह उन सांसदों के चरित्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जहाँ कोई दामा दमामा वाला व्यक्ति 1-2 बड़ी दावतें दे दे, 1-2 कुछ उनके बारे में कुछ लॉबिंग कर दे, तो वह उसका गुणगान करने लगते हैं, वह उसके पक्ष में माहौल बनाने लगते हैं। वह एक भी नीति ऐसी नहीं बनाते जो जनता से सीधे संबंध रखती हो और जनता के सीधे कल्याण की बात करती हो। यहाँ थोड़ा यह भी लगता है कि गांधी जी अफ्रीका से गए थे, चूँकि इंग्लैंड और पार्लियामेंट के सदस्यों से ही मिलने के लिए गए थे, ताकि वो अफ्रीका के बारे में कुछ वहाँ के संसद में मामला उठा सकें। लेकिन जिस तरीके का जवाब उनको वहाँ मिला था, जिस तरह की अशक्तता उन्होंने व्यक्त की थी वहाँ के सांसदों ने कि नहीं नहीं, वहाँ का मामला तो बिल्कुल अलग है और हम लोग कुछ इसमें कर नहीं सकते, उसका मामला बिल्कुल एक अलग सेक्शन देखता है। तो गांधी जी को लगा कि फिर जो वो कहते हैं कि जनता के इतने पैसों से जो ये संसदीय व्यवस्था चल रही है, जनता के इतना टैक्स का एक बड़ा हिस्सा संसद चलाने पर खर्च होता है, आखिर वो संसद करती क्या है? वो संसद बैठ करके सिर्फ अपने दल के पक्ष में, जैसा कि हम लोग जानते हैं व्हिप जारी करते हैं अपने अपने दल के लोग अपने सदस्यों के लिए, उस व्हिप का पालन करने से ज़्यादा वो क्या करते हैं? और इसके अलावा उस दल का जो प्रधानमंत्री होता है वह समूचे देश का प्रधानमंत्री होता है। गांधी जी कहते हैं लेकिन वो अपने दल को जिताने के अलावा दूसरा काम क्या करता है? वह सिर्फ और सिर्फ अपने दल के हित की सोचता है। और यदि वो वास्तविक तौर पर जनता के हित की बात यदि संसद सोचती या उसके प्रतिनिधि सोचते, तो हर एक अगले चुनाव में फिर उसके सारे कुछ बदल क्यों जाते हैं? यह सब कुछ अदला बदली का खेल, यह सब कुछ जनता के पैसों से एक अय्याशी करने का जो एक मामला पूरे संसदीय व्यवस्था में चल रहा है। गांधी जी समूचे राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों को और उसके पूरे गर्भोक्ति को, उसके पूरे गर्वबोध को एक वास्तविक धरातल पर लाकर खड़ा करते हैं। वो सिद्धांतिक बात अलग है कि संसदीय लोकतंत्र और तमाम इस तरह की बातें जिसका जिक्र मिल या स्पेंसर जैसे तमाम विचारक कर रहे होते हैं, गांधी जी उसको वास्तविकता के धरातल पर तोलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यह पार्लियामेंट, लोग कहते हैं कि यह एक बच्चे जैसा व्यवहार करता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। फिर वो हंसते हुए सवाल जैसे करते हैं कि 700 साल हो गए इस पार्लियामेंट को, और 700 साल में यदि यह बच्चा ही है तो फिर यह बड़ा कब होगा? इसका मतलब इसमें कोई विकास की कोई संभावना नहीं है। और इस तरह के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या इस तरह के पार्लियामेंट को नष्ट हो जाना, इसको ख़त्म हो जाना, यह किसी भी सभ्यता के लिए बहुत फ़ायदेमंद की निशानी होगी। कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें एक बात समझ में आती है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं और संसद में जिस तरह की बातें होती हैं कि यह अपने देश में किसी को घुसने नहीं देंगे। इसके देश में यदि कुछ इस तरह की बात करें तो वह दूसरे देश की मिट्टी पलीत जरूर कर देंगे, लेकिन अपने देश में कुछ नया कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें, इस तरह की सारी संभावनाएं यह खत्म कर देते हैं। यहीं पर उनकी थोड़ी सी भूमिका गांधी जी की बदलती हुई दिखाई देती है कि संसदीय राजनीति के संदर्भ में फिर से वो अखबार का सवाल उठाते हैं। और जैसा कि हमने जिक्र किया था कि शुरुआत में वह एक अखबार के संपादक के तौर पर बातचीत कर रहे हैं,
यहाँ थोड़े से राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई देते हैं, जब वो अखबार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अखबारों का पूरा काम केवल इस संसदीय व्यवस्था के पक्ष या विपक्ष के माहौल बनाने का रह जाता है। अखबार जो है वोटर्स के लिए बाइबल की तरह हो जाते हैं, और यह दल या वह दल, इन दोनों दलों के बीच में एक संतुलन बनाने की बात या किसी एक दल के पक्ष में माहौल बनाने की बात से ज़्यादा अखबार कुछ करता नहीं है। और धीरे धीरे वह अखबार जनता के लिए अफीम का काम करने लग जाती है, और वह इससे बाहर कुछ नहीं सोच पाती है कि यह दल अच्छा है या वह दल बुरा है। और इसी पूरे कुचक्र में पड़ करके पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी जनता लगभग उसमें उलझ जाती है और नया कुछ कर सकने के योग्य नहीं रह जाती है। यहाँ फिर पाठक को बड़ा आश्चर्य होता है और वह कहता है कि आपने तो जिन चीज़ों पर देशाभिमानी लोग उनको मानते हैं, उनका लोग सम्मान करते हैं, आपने तो उन सबको बहुत ही नेस्तनाबूद कर दिया। तब आप ही बताइए कि आप किस तरह की सभ्यता, आप कहते हैं कि मिल का लिखा हुआ ठीक नहीं, स्पेंसर का लिखा हुआ ठीक नहीं, संसदीय व्यवस्था ठीक नहीं, पार्लियामेंट ठीक नहीं, तो फिर आखिर है क्या? आप किस सभ्यता की वकालत करते हैं? कौन सी बात आप कर रहे हैं? तब गांधी जी उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फिर से आप बताइए कि आप सभ्यता किसे मानते हैं, सभ्यता का अर्थ होता क्या है दरअसल। फिर वह पाठक इसके पहले कुछ कहे, गांधी जी कहना शुरू करते हैं, मतलब संपादक वह कहना शुरू करता है कि दरअसल जिसको आप सभ्यता कह रहे हैं वह एक बिगाड़ करने वाली सभ्यता है। यह फिर वो पूरा एक लंबा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जिसको कि हम लोग विज्ञान आधारित सभ्यता की एक आलोचनात्मक व्याख्या गांधी जी की मान सकते हैं उसमें, कि वह इस बात का हवाला देते हैं कि जैसे विज्ञान की पूरी सार्वभौमिकता या पूरे कॉलोनाइजेशन का पक्ष बनाना या एक तरह की मानसिकता का निर्माण जो पूरे 20वीं शताब्दी की अपनी 19वीं-20वीं शताब्दी की अपनी एक देन है, गांधी जी उसका क्रिटिक रचते हुए करते हैं और कहते हैं कि दरअसल, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि सभ्यता के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ करके जान रहे होते हैं। वह उन किताबों की, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि स्पेंसर ने बहुत कुछ लिखा था उस समय, मिल का लेखन भी काफ़ी विपुल है, तो कहते हैं कि यह जो अतिलेखन है जिसके कारण हमने बहुत कुछ सभ्यता को अपने तरीके से जानने की कोशिश की या अपने तरीके से सभ्यता को समझने की कोशिश की, दरअसल यह सभ्यता वह सभ्यता है नहीं। कहते हैं कि हम किसको सभ्यता कहते हैं? पहले हम चमड़े के कपड़े पहनते थे और भाला से एक दूसरे को मारते थे, यदि लड़ाई करना होता तो शरीर बल आजमाते थे। लेकिन आज यदि हम भाले की जगह 5 चक्र चलाने वाली गोली का, बंदूक का इस्तेमाल कर लें तो सभ्य माने जाते हैं। चमड़े की जगह यदि हमने दूसरे कपड़े पहन लिए तो हम सभ्य माने जाते हैं। पहले जिस तरह के घरों में हम रहते थे उससे कुछ बेहतर घर बना लिया तो सभ्य माने जाते हैं। पहले हम बैलगाड़ी में चलते थे, अब रेलगाड़ी, और भविष्य में समझें कि हम हवाई जहाज़ पे चल रहे हैं तो हम सभ्य माने जाएंगे। तो फिर इस तरह की यदि सभ्यता है तो फिर यह सभ्यता, गांधी जी कहते हैं, यह सिर्फ शरीर के सुख की बात करती है और वह भी वास्तविक अर्थों में सुख रह नहीं जाता है, क्योंकि हम जब धीरे धीरे अपने शरीर को यंत्र पर पूरी तरह से निर्भर होने देते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी बेकार होने लगता है। वो कहते हैं कि हम जिस तरीके से ये पूरी सभ्यता को व्याख्यायित करते हैं उसका तो आशय यही निकलता है कि सबसे ज़्यादा यंत्र का उपयोग हम कौन सी सभ्यता करती है, और जो सभ्यता सबसे ज़्यादा यंत्र का उपयोग करती है वह सबसे सफल सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता मानी जा रही है। एक बटन दबाया अखबार हाजिर हो गया, एक बटन दबाया हमारे सारे बटन लग गए, एक बटन दबाया सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। उनने कहा कि यह बटन दबाने की जो प्रवृत्ति है यह धीरे धीरे हमारे शरीर को रोगी बनाती चली जाती है। और फिर जो इस तरह के कल कारखाने बनते हैं उसमें जिस तरीके का काम लिया जाता है लोगों से, पहले लोग मारपीट करके एक दूसरे को गुलाम बनाते थे, अपना काम निकालते थे, अब लोभ और लालच दे करके गुलाम बनाते हैं। और यह सही बात भी है, यदि हम 19वीं-20वीं शताब्दी के उन तमाम औद्योगिक विकास के क्रम को देखें तो हम देखेंगे कि किन तरीक़ों से, मतलब पूरा वो मॉरिशस का विकास देखें, वह
जो जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती थी, किन तरीक़ों से मज़दूर ले जाए जाते थे, या पूरे इंग्लैंड में ही कपड़ा मज़दूरों की जो मैनचेस्टर की जो हालत थी, या सीसा कोयला इस तरह के जो उद्योग थे जिसमें कि ज़बरदस्ती लोगों को लगाया जाता था, उनको गुलाम की तरह उनसे काम लिया जाता था, या जहाँ गुलाम की तरह काम नहीं भी लिया जाता था वहाँ लोभ और लालच दे करके काम लिया जाता था। तो पूरे औद्योगिक सभ्यता, औद्योगिक समाज की गांधी जी एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं और कहते हैं कि यह तो बिल्कुल एक रुग्ण और एक ऐसी सभ्यता बनी हुई है जिस पर हम उनमें रहने वाले लोगों पर दया कर सकते हैं। और वह मानते हैं कि यह जो दया, यह एक तो उन चीज़ों में काम करने से कई तरह के रोग लगते हैं, फिर वह उन रोगों का उपचार करने के लिए कई तरह की दवाइयों की खोज करते हैं, फिर उसमें अस्पताल बनते हैं, फिर इस तरह की सभ्यता जब विकसित होती है, औद्योगिक सभ्यता, उसमें गति चाहिए होती है, उसके लिए रेल का आविष्कार करते हैं। और इस तरीके से पूरी सभ्यता जो है वह शरीर के सुख को केंद्र में रख कर के काम करती है और अंततः वही उसके पास नहीं रह जाता है। और अपने शरीर को बचाए रखने के लिए वह कई तरह के नशे का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि आप यदि इंग्लैंड के लोगों को देखें तो वह वास्तविक अपने स्वरूप में रह ही नहीं पा रहे हैं। वह अपने जोश को बनाए रखने के लिए कई तरह के नशे का सेवन करते हैं। फिर वह भोजन इतना करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन रोम में भी, जब हम कहते हैं कि रोम बहुत सुसंस्कृत और सभ्यता मानी जाती थी, विकसित सभ्यता मानी जाती थी, उस समय भी लोग बताते हैं कि रोम में कई ऐसे शराब खाने थे जहाँ लोग खाते थे, पीते थे, फिर उल्टी करते थे, फिर खाते थे और फिर लगातार उसी भोग में रहते थे। वह इसलिए वह रोम का पतन भी हुआ। तो इस तरह की जो तमाम विकसित सभ्यताएं जो अपने विकसित होने का दावा करती हैं, वह जब शरीर केंद्रित हो जाती हैं, भोग केंद्रित हो जाती हैं, तो वह सभ्यता धीरे धीरे रुग्ण होने लगती है। उस सभ्यता में विकास की संभावनाएं कम होने लगती हैं। और गांधी जी इसी बात की ओर इशारा कर रहे होते हैं। और वह एक तरीके से अंग्रेजी मानसिकता के, अंग्रेजी पूरे जो जिस तरीके से पूरा एक सिद्धांत गढ़ा था अंग्रेज़ों ने, तो वह एक विकसित सभ्यता वाले देश हैं और उनका एक बर्डन है कि जो अविकसित लोग हैं, जिसको हम लोग वाइट मैन्स बर्डन थियरी के नाम से जानते हैं, कि जो अविकसित लोग हैं उनको सभ्य बनाने का जिम्मा हमारे ऊपर है। इसलिए हम किसी देश पर शासन नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं हम एक बर्डन महसूस करते हैं, एक जिम्मेवारी है हमारे ऊपर कि हम उनको असभ्यता से सभ्यता की ओर ले जाएं। गांधी जी उसके इस पूरे कंसेप्ट को तोड़ते हुए कहते हैं और लगभग उस पर आक्रमण करते हुए कहते हैं कि यह बिल्कुल अपने आप में सड़ी हुई सभ्यता है। वह कहते हैं कि यह मैं ही नहीं कर रहा हूँ, कई पश्चिम के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। वह एक लेखक का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक लेखक ने एक किताब ही लिखी है कि सभ्यता, रोग, कारण और निदान। मतलब वो कहते हैं कि वह लेखक दरअसल कारपेंटर है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, सिविलाइजेशन, इट्स कॉजेज एंड इट्स क्योर, सभ्यता, इसके कारण और इसका उपचार। उन्होंने कहते हैं कि सभ्यता एक रोग की तरह है, जिसको हम लोग सभ्य होना कह रहे हैं, वह एक रुग्ण मानसिकता को जन्म दे रही है और एक ऐसी अंधी प्रक्रिया में लोगों को डाल रही है, एक ऐसी पागल दौड़ में लोगों को डाल रही है। वो कहते हैं कि यह हज़रत मोहम्मद साहब की बात को उधार लेते हुए कहें तो यह एक शैतानी सभ्यता है, जिसमें कि लोगों को पता नहीं है कि वह कर क्या रहे हैं, लेकिन वह उसमें फंसे हुए हैं और उसमें फंसावट का एक बड़ा वह जो जिम्मा डालते हैं वह उन लेखकों पर डालते हैं। वो कहते हैं कि अतिलेखन का जो पूरा शिकार है, यहाँ ये देखना होगा कि पूरा विज्ञानवाद का विकास जो है यह इसी अतिलेखन पर केंद्रित था कि लोगों की पूरी जो मानसिकता थी वो पढ़ करके बन रही थी। छापाखाने का आविष्कार हो गया था और बहुत विपुल सामग्री लोगों के पास पढ़ने के लिए थी। और एक पूरी जो वैश्विक किस्म की जो इस मानसिकता की हम बात करते हैं कि एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान रहे थे, गांधी जी इसको सवाल करते हैं, बोलते हैं कि यह जो एक व्यवस्था हमारे पास आ गई है कि सबके पास लिखने का सलीका है, तो कोई कुछ भी लिख रहा है, तार डाक बहुत बढ़ गया है मामला। तो वो बताते हैं कि यदि हमको जितना समय किसी को गाली देने में लगता है उतना ही समय किसी को कोई अच्छा संदेश पहुंचाने में भी लगता है।
तो यह सब कुछ जो बिना किसी विवेक के जब हम विपुलता के शिकार हो जाते हैं, जब हम अति के शिकार हो जाते हैं, तब हम किस तरीके से उसके अपने ही बनाए जाल में फंसने लगते हैं, उसी आयरन केज में फंसने लगते हैं। वो बताते हैं कि यह सभ्यता दरअसल इसी स्थिति में पहुंच गई है और इस सभ्यता से भारत का कोई कल्याण होगा, हिंद का कोई कल्याण होगा, इसकी संभावना वह नहीं देखते।